कांग्रेस का उदाहरण है। ओके, विनोद अग्निहोत्री। और विनोद जी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हैं जो रायबरेली पहुंचे जी। अभी गले मिलते हुए बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी थी। मैं चाह रहा हूं यहीं से शुरू करिए आप, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश, अमेठी, रायबरेली को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये मान लिया जाए, जैसे किशोरीलाल शर्मा ने संकेत दिया कि वो रायबरेली रखें और वायनाड छोड़ दें, लगभग यही होने वाला है। नहीं, वैसे जैसा भी अजय उपाध्याय कह रहे थे कि ये बड़ा असमंजस वाला प्रश्न है, क्योंकि राहुल गांधी जब अमेठी से हारे थे तब रायबरेली ने उनको, वायनाड ने उनको संसद में भेजा था। और ऐसे में जिस वायनाड ने, जिस केरल ने उस संकट के समय राहुल गांधी का साथ दिया, उसको छोड़ना एक सवाल। और दूसरा, वो जो रायबरेली की विरासत उनकी माता जी ने सौंपी है उनको, सोनिया गांधी ने, जो इंदिरा गांधी से लेके वाया सोनिया गांधी होते हुए राहुल गांधी तक आई है, उसको छोड़ना, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है राहुल गांधी को तय करना कि किसको छोड़ेंगे और किसको रखेंगे। जब सोनिया जी ने कहा था अपना बेटा सौंप रही हैं। और अब दूसरा ये है कि अगर वो दोनों में से कोई एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, संवैधानिक बाध्यता है, तो जो सीट छोड़ेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वहां से लड़ेगा कौन? प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी की चर्चा चल रही है, घोषणा तो नहीं हुई, अजय जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो पार्टी का मामला है इनकी। लेकिन वो तभी वो सीट रिटेन हो पाएगी अगर प्रियंका लड़ेंगी, वरना लोगों में एक प्रतिक्रिया होती है कि जो सीट आप छोड़ते हैं तो उसको लेके एक थोड़ा सा लोगों को दुख होता है, और खासकर रायबरेली में ज़्यादा हो जाएगा। वायनाड में सरकार है लेफ्ट की, बीजेपी की सरकार नहीं है, लेफ्ट इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल है, भले ही केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। अगर वायनाड छोड़ेंगे तो वहाँ लेफ्ट को एक कहने का मौका मिलेगा, देखिए हम तो पहले ही मानते थे। लेकिन फिर भी अगर प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। रायबरेली का मामला बड़ा संवेदनशील है, अगर रायबरेली छोड़ी उन्होंने तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी उस सीट को रिटेन करने में, उस बाई इलेक्शन को। पर प्रियंका लड़ी तो फिर तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चुनाव बड़ा कांटे का हो सकता है, क्योंकि रायबरेली के लोग आप जानते हैं, बड़े उत्तर प्रदेश के लोग जो है उनका स्वभाव, कब उनके अंदर अचानक जो है राम भक्ति जग जाए और कब वो संविधान की तरफ चल दें, बड़ा भरोसा जो है। लेकिन मैं सरकार के बारे में जो बात आशुतोष ने जो बात कही, मैं वहीं से कहना चाहूँगा कि जब तक ये सरकार एनडीए सरकार रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। जब सरकार बीजेपी की सरकार बन के काम करना शुरू करेगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगर 6 साल चली तो चूंकि एनडीए सरकार थी, इसे चलती रही गठबंधन की। कोई भी गठबंधन होता है उसमें घटक दल, सहयोगी दल जो होते हैं वो एक सीमा तक तो बड़े दल की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, उनके राजनीतिक हितों पर आंच आ रही है, तो फिर निश्चित रूप से वो फैसले लेने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक अपने सहयोगी दलों को एकोमोडेट करके चलेंगे तब तक सरकार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्रिमंडल की शक्ल देखकर तो विनोद जी ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी ने अपने हिसाब से ही मंत्रिमंडल बनाया है, सहयोगियों को एकोमोडेट तो जरूर किया है, लेकिन सहयोगियों का प्रेशर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नहीं, निश्चित रूप से तो बिल्कुल लग रहा है, निरंतरता वाली सरकार है। लगभग सभी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, सारे पुराने मंत्री लगभग उन्हीं पर हैं, कुछ के थोड़ा बहुत हेर फेर थोड़ा बहुत किया गया है, नए मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एक जो गंभीर प्रश्न जो आशुतोष ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ और भाजपा के रिश्तों का, वो एक, क्योंकि संघ ताकत ही नहीं है भारत, भाजपा की विचार गंगोत्री भी संघ है। हिंदुत्व का जो विचार है, जो मूल है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी विचार गंगोत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और संघ पे जिस तरह से पहले नड्डा जी का बयान आया इंटरव्यू में कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है, हम मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ग्रो कर चुके हैं। दूसरा जो भागवत जी का कल का जो उद्बोधन है, तो कहीं ना कहीं ये जो तलखी हमको उस समय जब अटल जी की सरकार थी तब सुदर्शन जी और अटल जी की सरकार के बीच में दिखाई पड़ी थी। बहुत खुल के सुदर्शन जी बोलने लगे थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, सुदर्शन जी, संघ के तमाम दिग्गज। अब अगर भागवत जी बोल रहे हैं तो कहीं ना कुछ बात गहरी है। और एक बात मैं बताऊं आपको, जिस तरह से बहुत जैसे नतीजे आए और नतीजे आते ही तुरंत एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेता चुना गया और उसके तुरंत बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई।
भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा। आमतौर पर पहले बड़ी पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती है, फिर नेता चुना जाता है, फिर सहयोगी दलों के साथ बैठक होती है। लेकिन इस बार सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें भाजपा और एनडीए के सारे सांसद बैठे, और सांसद ही नहीं बैठे, मुख्यमंत्री भी आए, कुछ गैर सांसद भी आए, पूरी एक तरह से एनडीए की विस्तारित बैठक थी और उसमें प्रधानमंत्री जी को नेता चुना गया। तो ये एक प्रक्रिया अलग तरीके से हुई। तो क्या ये संघ का दबाव ना आए, जो जिसकी चर्चा थी, जो भी किशोर तिवारी जी भी थोड़ा संकेत कर रहे थे, क्या उससे बचने के लिए किया गया, या कोई नई परिपाटी जो है लोकतंत्र में हो सकता है सहयोगियों को और देश में भी ये दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए या किया गया सहयोगियों के बाहर जाने खतरा था क्या जल्द छूटने का? ये भी जैसे केसी त्यागी कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद को ऑफर दिया था इनको, नीतीश कुमार को। त्यागी जी गलत थोड़ी बोलेंगे। तो क्या ये सारी गतिविधियां चल रही थी और कहीं सहयोगी छिटक न जाएं, इसलिए सारा सब कुछ जल्दबाजी में किया गया? ये अनुत्तरित प्रश्न है। या फिर ये मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है कि हम तो देखिए एनडीए एक परिवार है और एक नेता सब मिलकर चुन रहे हैं। नहीं, ये तो तब भी हो सकता था कि पहले बीजेपी का चुन लेते, जैसे अटल जी को चुना गया था। दोनों बार अटल जी। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आशुतोष बोलिए। देखिए मानक नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के निर्विवाद तौर पर नेता हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनके नेतृत्व को आज की तारीख में ना तो अंदर से कोई चुनौती ना बाहर से कोई चुनौती है, यह स्पष्ट है। तो लेकिन एक चीज हमें भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उनके नेतृत्व को भी कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन जब 2002 के आसपास के शुरू हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो विनोद जी को अच्छी तरीके से याद होगा कि उस वक्त के सुदर्शन, एचपी शेषाद्री और मदन दास देवी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही साथ वेंकैया नायडू, इनकी 2 घंटे तक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ चीजें तय की गई, तब सरकार स्मूथ रूप से चली। मैं जो कह रहा हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं। जो इसको नहीं मानेगा वो बेवकूफ होगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे मेरे जैसा पत्रकार हो। लेकिन अगर यह कहा जाए कि ये सरकार तनाव में नहीं है और प्रेशर में नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी कि ये सरकार लगातार प्रेशर में रहे, क्योंकि जब प्रेशर में रहेंगे तो आप अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप प्रेशर में नहीं रहेंगे तब एलाइज आपसे भटकने की कोशिश करेंगे। ये 2014 वाली सरकार नहीं है, 2019 वाली सरकार नहीं है। तो अगर सरकार प्रेशर में है तो ये इस सरकार के लॉन्गेविटी के लिए और 5 साल चलने के लिए शुभ संकेत। लेकिन अगर प्रेशर में नहीं है, एक तरफा फैसले होंगे, तब मान लीजिए कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल। ओके, एक चीज में हाँ बोलिए। जिसे अभी जो जिक्र किया आशुतोष ने कि वो मीटिंग हुई थी अडवाणी जी के साथ और मदन दास देवी जी, और ऐसी ही एक मीटिंग अभी नड्डा जी के घर में हुई जिसमें संघ के पदाधिकारी मौजूद थे, अरुण कुमार जी थे और भी लोग थे। और उस मीटिंग में बहुत सारे उन मुद्दों पर चर्चा हुई है, और खास करके नड्डा जी के बयान से लेकर के उस सरकार के पूरे रीति नीति पर काफ़ी जिस तरह की मीटिंग वो हुई थी, उसी तरह की मीटिंग इस बार भी हुई है नड्डा जी के घर में। और अगले अध्यक्ष के बारे में भी चर्चा हुई है कि अगला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, अगले अध्यक्ष का क्या स्वरूप हो। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि, और ये बात सही है, ये वास्तव से मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को तो कोई चुनौती ना बीजेपी में है, ना एनडीए में है, और ना संघ की तरफ से है, खाली सरकार की फंक्शनिंग। अच्छा एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर मिला था, अगर केसी त्यागी कह रहे हैं कांग्रेस मना कर रही है, तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया? अगर मिला था तो देखिए, मुझे लगता है 2 कारण इसके होंगे। पहला तो ये है कि वो ऑफर किसकी तरफ से गया होगा, ऑफर लेके कौन गया होगा। अगर कोई बहुत क्रेडिबल आदमी, मान लीजिए वो ऑफर राहुल गांधी देते, मल्लिकार्जुन खड़गे देते, इस तरह का कोई व्यक्ति देता, या मान लीजिए शरद पवार देते कोई, तब तो उस पर सोचा जाता। आपका कोई ऐसा व्यक्ति चला गया ऑफर लेकर के कि साहब हमको खड़गे जी ने भेजा है या राहुल जी ने भेजा है और आप प्रधानमंत्री बनकर स्वीकार कर लिए, तो कैसे कोई मानेगा? नंबर एक कारण ये। दूसरा कारण ये है कि प्री पोल अलायंस है, और नीतीश कुमार जी लगातार प्री पोल अलायंस के से पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो उसमें समय लेते हैं थोड़ा सा। आप देखिए ना, 2015 में प्री पोल अलायंस के बाद वो 2017 में उन्होंने पाला बदला, 2020 में प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ था, 2022 में आगे करीब उन्होंने पाला बदला, तो 22-23 में। तो वो समय लेते हैं, एकदम से नहीं बदलते कि चुनाव लड़े बीजेपी के साथ और पहुंच जाए वो कांग्रेस के साथ, या चुनाव लड़े आरजेडी के साथ और पहुंच जाए बीजेपी के साथ। तो ये भी और क्या आशुतोष, ये भी वजह हो सकती है क्या कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को कांग्रेस पर अब यकीन नहीं है? क्योंकि जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया तब उनको कन्वीनर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई। ममता बनर्जी का रीजन की वजह दे दी और कह रहे कि नहीं, अभी कन्वीनर बाद में चुना जाएगा।
मानक जी, महाभारत में शांति पर्व के में एक वार्तालाप है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में। भीष्म कहते हैं राजा को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं राजा को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो राजनीति में यकीन भरोसा नहीं चलती। चंद्रबाबू नायडू पर सबसे ज्यादा भरोसा उनके ससुर एनटी रामाराव ने किया था, और एक दिन अचानक पता चला पूरी पार्टी चंद्रबाबू नायडू लेके चले गए, और एनटी रामाराव जो भारतीय राजनीति के कोलोसस थे, महामानव थे, अचानक वो धरती पर आ गए। तो राजनीति में नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी में कितने दिन बने रहेंगे, ललन सिंह कितने दिन उनके साथ रहेंगे, वो गठबंधन में कितने साथ रहेंगे, ये सब एक दिन अचानक कोई खबर आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके, जॉर्ज फर्नांडीज ने भी बड़ा भरोसा किया था। हाँ, जॉर्ज साहब ने भी भरोसा किया था नीतीश कुमार पर। आपको तो अच्छी तरीके से याद होगा विनोद जी कि जब मुरारजी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जॉर्ज फर्नांडीज ने मुरारजी देसाई सरकार का समर्थन किया, और अगले दिन और वोट चरण सिंह के साथ। अगले दिन चरण सिंह सरकार के पक्ष में भाषण दिया।